नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086086445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आर्टिकल्स है गवर्नमेंट की जितनी भी लीडिंग वेबसाइट्स हैं और जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी, सीएससी और उसके साथ ही जो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी ये सीरीज। तो आप लोग इस सीरीज को सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को इसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम के चैनल पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो आप लोग उसके लिए हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, ठीक है। यह एड्रेस है आपका। इसके बाद जो आपका इंस्टा का पेज है हमारा, उसको भी आप ज्वाइन कर ले और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट बनाए रखिए। वही हमारी टीम के लिए, पूरी टीम के लिए, एससीएस की जो पूरी टीम है उसके लिए मोटिवेशन है, तो वो बनाए रखिए आप लोग, ठीक है। तो यहां पर 3 टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला ही आपका जीएस पेपर 2 का पार्ट है, ठीक है ना। और वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ से रिलेटेड है। ये सीधा सीधा जो है जाके आपका जुड़ता है ह्यूमन रिसोर्स से, मानव संसाधन से, ठीक है ना। कोई भी जब बच्चा जन्म लेता है, चाहे बच्चा हो बच्ची हो, है ना, जेंडर न्यूट्रल बात कर रहा हूं मैं वहां पर, ठीक है। तो अगर कोई भी संतति का जनन होता है तो उसको सबसे पहले क्या आवश्यकता होती है? हेल्थ और एजुकेशन। बच्चा पैदा होते ही तो एजुकेट नहीं हो जाएगा, उनकी मां का एजुकेटेड होना ज्यादा जरूरी होता है। तो हेल्थ, फैसिलिटी और एजुकेशन ये दे दिया आपने बच्चे को, ठीक है ना। उसके बाद उसका स्किल डेवलपमेंट करा दिया। स्किल डेवलपमेंट करा दिया अगर उसका, तो वो क्या हो गया? आपका ह्यूमन रिसोर्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो आपका नेशनल कैपिटल बन जाता है। इसी तरीके से वो आपका सामाजिक पूंजी या राष्ट्रीय पूंजी, अंतरराष्ट्रीय पूंजी के रूप में वो आपका संशोधित होकर जो है आपका बन जाता है इंसान के संदर्भ में। ये पूरा का पूरा ह्यूमन रिसोर्स का साइकिल आप लोगों ने देखा होगा। तो अगर हेल्थ में ही अगर वहां पर लैक है, हेल्थ फैसिलिटीज में या स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं अगर वो उनको उचित मात्रा में नहीं मुहैया कराई गई या उपलब्ध नहीं कराई गई, तो क्या होगा? देश में मानव संसाधन की कमी हो जाएगी। और फिर जब हेल्थ किसी की खराब हो गई तो उसकी ग्रास्पिंग ठीक नहीं होगी, हेल्थ इश्यूज तो होगा ही। तो दिमागी रूप से जो अच्छे काम है वो नहीं कर पाएगा, वो हेल्थ से वो परेशान ही है, तो क्या होगा? गरीबी के दुष्चक्र में, भुखमरी के दुष्चक्र में वो फंस जाएगा। ये विस्कस साइकिल आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा। तो इसको देखेंगे हम लोग। हेल्थ से रिलेटेड आपका पहला टॉपिक है। दूसरा बाई इलेक्शन है। बहुत सिंपल सा है कि अगर कोई भी जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है ना, अगर वो आपकी रिक्त हो जाती है, ठीक है, तो वहां पर बाई इलेक्शन कराया जाता है। उसके लिए आप जो 1951 का जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है उसकी कुछ धाराएं हैं 149, 150, वो देख लेंगे हम लोग, ठीक है। वही है आपका जीएस पेपर 2 का पार्ट है आपका पॉलिटी का, ठीक है। इसके बाद प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। और मैं बार बार कोट करता हूं कि एग्रीकल्चर में आज भी हमारे यहां टोटल जो लोग इंडल्ज हैं वो लगभग 50% है और उनका जीडीपी में योगदान कितना है? तो लगभग 14% है, ठीक है। तो ये डिस्पैरिटी, तो इसको एड्रेस करना ही है हमको। तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड है। फूड प्रोसेसिंग जो है आपकी खाद्य प्रसंस्करण, और खाद्य प्रसंस्करण क्या है? सनराइज इंडस्ट्री है, मतलब जहां पर बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं आउटपुट की, चाहे रोजगार के संदर्भ में देखें, चाहे आप मौद्रिक आयाम में लाभ के संदर्भ में देखें, तो विन विन सिचुएशन। वहां से किसानों को भी जो उनके उत्पाद है, जो उनका उत्पादन है, उसका उचित मूल्य उनको मिल सकेगा। तो इसको देखेंगे, थर्ड पेपर का पार्ट है। इसके बाद एमएसएमई इंटरप्राइजेस के बारे में बात किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है क्योंकि ये आपका लेबर इंटेंसिव है। लेबर इंटेंसिव का मतलब समझिएगा श्रम सघन, और एक होता है कैपिटल इंटेंसिव जहां पर पूंजी सघन। जैसे आईटी इंडस्ट्री है तो कैपिटल पर बेस्ड है, लेकिन जो छोटे छोटे आपके उद्योग होते
हैं, है ना, जैसे आपका कॉटन इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार, और हमारे यहाँ जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं हम लोग, वहां पर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना तो आवश्यक है ना, आवश्यक है कि नहीं। तो एमएसएमई जो इंटरप्राइजेज है, जो एमएसएमई जो हमारा सेक्टर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखेंगे हम थर्ड पेपर से रिलेटेड है ये भी। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है आज का, वो प्लास्टिक पॉल्यूशन से रिलेटेड है, काफी पुराना टॉपिक है, सारे के सारे टॉपिक जो है कंटिन्यूएशन में बने रहते हैं, है ना। तो प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में देखेंगे एनवायरमेंटल एस्पेक्ट में, ठीक है ना, इसका पॉल्यूशन से सीधा सीधा संदर्भ है, तो थर्ड पेपर का पार्ट है। हमारे यहाँ आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, दिल्ली में जो है सिंगल यूज जो आपका प्लास्टिक था, है ना, तो जो आपको उसको एक निश्चित जो आपका उसका आयाम था, उससे नीचे जो थिन आपकी जो बहुत पतली आपकी पॉलीथीन्स आती हैं, उनको बैन कर दिया गया था। उसका कारण है ये, है ना, ये आपका वाटर लॉगिंग करता है, बाढ़ का कारण बनता है, जो आपके जानवर इनको खा लेते, गाय वगैरह खा लेती, तो उनकी मृत्यु हो जाती है ना, बहुत सारी इसके जो है नेगेटिव इंपैक्ट है, और ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन में भी ये कॉन्ट्रीब्यूट करता है, तो इसको देखेंगे हम लोग। और देखिए यहाँ पर करंट अफेयर्स जब मैं पढ़ाता हूं, तो इसमें जो हमारा कोर पार्ट होता है जनरल स्टडीज के कॉन्सेप्ट के, उसको यहां पर मैं संप्रेरित करता हूं। तो अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में पूछना है उसको, तो अगले दिन मैं डिक्टेट कर दूंगा। उसमें परेशान नहीं होना है कि आप इधर उधर परेशान होने लग गए, है ना, क्योंकि देखिए करंट का मतलब ये नहीं होता कि हम न्यूज पढ़ दिए, वो तो आप न्यूज मतलब एक समाचार को सुन लेना, वो एक अलग चीज है, और करंट अफेयर्स में विद कॉन्सेप्ट उसको डेवलप करना, उसको जो है कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में पढ़ना, उसको ग्रास्प करना, वो एक अलग चीज है। यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विसेज की दोनों में डिफरेंस होता है काफी, लेकिन जो डिमांड होती है अल्टीमेटली वो ये कि मुद्दों को देख के हम विश्लेषण कर पा रहे हैं कि नहीं, समझ पा रहे हैं कि नहीं, कि ये हेल्थ के टॉपिक हम पढ़ क्यों रहे, बस हमने हेल्थ के टॉपिक पढ़ लिया, हमको पता ही नहीं कि हेल्थ क्यों पढ़ रहे हैं, एमएसएमई क्यों पढ़ रहे हैं, है ना, प्लास्टिक पोल्यूशन क्यों पढ़ रहे हैं, है ना, हमारे दिमाग में ये आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो पहला टॉपिक है उसको हम डिटेल में देखेंगे यहाँ पर। तो जो हेल्थ से रिलेटेड है, देखिए यहाँ पर सीधी सी बात यहाँ पर ये बोला गया है कि भैया पहले अपने देश की जरूरतों को पूरा कर लो, फिर दूसरे पूरे विश्व को स्वस्थ करने का ठेका लेना, ऐसी बात ये कर रहे हैं। ये कंटेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। अब बैकग्राउंड देख लेते हैं हम लोग। तो जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है वो किस तरीके की बात करते हैं, सीधी चीज दो बात याद रखिएगा कि ये एक तरीके से डिजिटल रिपॉजिटरी है। क्या है? डिजिटल भंडार है। किस चीज का डिजिटल भंडार है? हाँ? कि जो भी मेडिकल सर्विसेज और मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनके बारे में डेटाबेस बना के ये पूरे देश में पैन इंडिया लेवल पे इसको रेडी करेंगे, ताकि ये वन स्टॉप सॉल्यूशन हो जाए, है ना, एक जगह जो है सारे समाधान हो जाए इससे रिलेटेड, ठीक है। ये नेशनल लेवल पे बनाया जाएगा, जो भी हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड हमारी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करने के लिए। तो क्या है? डिजिटल भंडार है। क्या करेगा? तो जो भी हेल्थ से रिलेटेड प्रोफेशनल्स हैं, हेल्थ से रिलेटेड जो मेडिकल सर्विसेज है, ठीक है ना, उसके बारे में ये आपका रिपोजिटरी होगा। तो वहां से फिर एकीकृत जो आपका दृष्टिकोण है उस संदर्भ में यहां पर समाधान प्रदान किया जाएगा पैन इंडिया लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे। दूसरी चीज, यह मिशन हेल्प करेगा फॉरेनर्स को भी कि भैया उनकी जो मेडिकल नीड्स है उनको वो फुलफिल कर सके, ठीक है, फुलफिल कर सके, ठीक। लेकिन ये समझिए कि ये फॉरेनर्स की डिमांड को फुलफिल करेगा, ये अपनी जगह एक सही चीज है, लेकिन हमारे पास तो सीमित संसाधन है। हमारे पास तो डॉक्टर्स और जो नर्स हैं या जो भी आपके प्रोफेशनल्स हैं मेडिकल से रिलेटेड, वो भी अभी तक जो उनका प्रपोर्शन देखेंगे तो बहुत कम है। अब अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज से अगर आप वहां पर तुलना करेंगे, देखेंगे तो डॉक्टर्स का रेशियो बहुत कम है। हमेशा सपोर्ट करता आया हूं मैं, ठीक है। नर्सेज की तो इंफ्रास्ट्रक्चर में वैसे ही हमारे यहाँ क्या है, कमी है ना, ठीक है। तो हमारे पास मेडिकल से रिलेटेड जो हमारी आवश्यकताएं उन्हीं की पूर्ति नहीं हो रही है, लिमिटेड रिसोर्सेज है। तो हम कैसे जस्टिफाई करेंगे इस चीज को कि हम विदेशियों की आवश्यकताएं उसकी पूर्ति कर रहे हैं और भारतीय नागरिकों की मांगों को पूरा नहीं कर पा रहे। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, पहली चीज। दूसरी चीज, इससे एक चीज और भी आती है कि वो लोग ज्यादा पे कर पाते हैं तो चीजों का रेट बढ़ जाता है, तो जो गरीब लोग हैं वो उसको एक्सेस नहीं कर पाते। ये आप देखेंगे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमारे यहाँ प्रॉब्लम है। 15th जो फाइनेंस कमीशन है उसने भी बोला था कि जो आपका मेडिकल के अंतर्गत जो भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड पेशेवर है, प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, तो उन्होंने भी बोला था कि उनको ट्रेनिंग के साथ साथ इसको पूरा डिजिटल करने की क्या है, डिजिटल करने की आवश्यकता है, जो नेशनल लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल से सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी उसको ट्रांसफर किया जाना चाहिए। मतलब डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं। ये नहीं कि मेट्रोज बस में आपके मेडिकल की अच्छी जो है फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो भैया हमारे यहाँ तो आज भी 70% लोग जो है वो गांवों में रहते हैं, तो असली भारत गांव में है।
भले हमको रोजगार के लिए या और सब सुविधाओं के लिए आना पड़ता है शहरों में माइग्रेट करके, तो शहरों में भी उससे समस्या हो रही है, प्रदूषण की, ड्रेनेज सिस्टम की, पानी की, सारी समस्याएं हो रही है, और गांव छोड़ के इधर आ रहे हैं। डेवलप कंट्रीज में आप देखेंगे तो गांवों में भी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इसलिए बोला था 15th फाइनेंस कमीशन ने कि जो भी आप सुविधाएं हैं, है ना, मेडिकल से रिलेटेड जो भी, और उनके साथ साथ जो आप डिजिटलीकरण कर रहे हैं उसको नेशनल लेवल पे कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, लेकिन उसको डिसेंट्रलाइज करिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ले जाइए, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ले जाने के लिए उन्होंने वहां पर आह्वान किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद WHO ने यह बोला है कि जो हमारी भारत की बढ़ती जैसी जनसंख्या है और उस आबादी की जो स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए अभी 2 मिलियन डॉक्टर और नर्सेस की क्या है, आवश्यकता है हमारे यहाँ। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रख सकते हैं जो हमारे यहाँ नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे कि जिस दर से हमारे यहाँ अभी ग्रोथ हो रही है ना, डॉक्टर्स के नंबर्स में, है ना, नर्सेस के नंबर में, और जो पैरामेडिक्स के नंबर, मतलब प्रोफेशनल्स जो भी है ना, इससे रिलेटेड, किससे, स्वास्थ्य से, मेडिकल से रिलेटेड, तो जिस दर से अभी वृद्धि हो रही है अगर उसी दर से होती रही तो 2030 तक हम अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये कि जो SDG का जो टाइमलाइन है उसमें हम फिर से क्रॉस कर लेंगे, और उसको क्रॉस करके क्या करेंगे कि हम वहां पर टारगेट पूरा नहीं कर पाएंगे, जैसे MDG में भी हुआ बहुत जगह। ठीक है, तो जो भी हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड वहां टारगेट्स है उनको हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे, और यहाँ पे भारत पीछे रह जाएगा, जैसा कि पिछली बार भी हुआ MDG में। बताइए जरा, मिलेनियम जो आपका डेवलपमेंट गोल था वो क्या है आपका, उसमें क्या किया जाता है, किस तरीके से उसको जो है कैटर किया जाता है, किसने लाया था उसको, वो भी इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर हेडिंग है, बोल रहे हैं कि इश्यूज क्या क्या है ना, तो इश्यूज सब आपको पता है। पहली चीज, जो भी आपके स्किल्ड वर्कफोर्स है मेडिकल फील्ड में उसकी कमी है। ठीक है, फिर जो आप हमारे यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन देखेंगे, कुछ डॉक्टर्स हैं तो बहुत ही ज्यादा उच्च स्तर के प्रोफेशनल हैं, हाईली क्वालिफाइड है, कुछ जो है वो बिल्कुल भी योग्य नहीं है ना, कुछ जो है कम योग्य है। तो कहने का मतलब ये भी, अब जो योग्य लोग हैं वो तो Tier 1 Tier 2 सिटीज में, जो मेट्रो सिटीज है वहां रहना पसंद करेंगे, गांवों में थोड़ी, समझ रहे हैं। तो यहां पर क्या है, यहां पर जो अनुभव, स्किल्स है ना इस फील्ड में, इसकी कमी का सामना हमारे भारत देश में सभी को करना पड़ता है। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे कि जैसे जो रूरल एरियाज है, यहां पर जो है आप देखेंगे कि जो आपके नॉन फंक्शनल हॉस्पिटल से बहुत सारे हॉस्पिटल जो है अभी तक फंक्शनल ही नहीं हो पाए, वहां पर कार्यात्मक संदर्भ में वो आपके क्या है, उनका क्रियान्वयन नहीं हो पाया। तो जो भी आपके चिकित्सा से संदर्भित पेशेवर हैं, है ना, वो निश्चित रूप से वहां पर पड़े, उसका एक बड़ा हिस्सा, ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ब्रेन ड्रेन, आउट माइग्रेशन, जो भी हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं इंपॉर्टेंट, उनका ब्रेन ड्रेन हो जाता है, वो बाहर चले जाते हैं माइग्रेट करके, है ना। ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि उनकी जो योग्यता उस हिसाब से उनको पेमेंट वहां मिलती है, उनके परिवार को जो सुविधाएं चाहिए वो वहां पर मिलती है, तो वो माइग्रेट करके वहां चले जाते हैं। तो इसके कारण भी हमारे यहाँ जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनके सप्लाई का क्रंच देखा जाता है पूरे भारत में। इसके बाद आप देखेंगे तो जो ये मिशन है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, एक्चुअली ये जो है नेशनल लेवल पे कार्यरत है, ठीक है ना, और ये स्टेट लेवल पे कार्यरत नहीं, ये अपने आप में एक समस्या का काम करेगा। ठीक है, अब जो नेशनल लेवल का डेटाबेस होगा उससे लोकल लेवल की डिमांड को तो फुलफिल नहीं किया जा सकता ना, नॉर्मल सा पॉइंट है। ठीक है ना। अब इसके बाद आप देखेंगे कि जो मेडिकल टूरिज्म है भारत में, जो है बहुत सारे विदेशी आते हैं ट्रीटमेंट कराने, ठीक है ना, कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड बहुत अच्छा हमारे यहाँ सर्जरी वगैरह का काम होता है, हाइजीन की समस्या जरूर है, लेकिन आप समझिए कि भारत से बहुत सारे लोग जो है हेल्थ से रिलेटेड फैसिलिटीज को अवेल करने आते हैं। अब उससे क्या होगा, ये जो मेडिकल टूरिज्म भारत के लिए एक तरफ फायदेमंद है, हमको डॉलर्स में इनकम हो रही, ज्यादा इनकम हो रही, वो ज्यादा पे कर पाएंगे। लेकिन एक बात समझिए कि जो डेवलप्ड कंट्री का कोई सिटीजन है भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में, वो उच्च लागत को वहन कर सकता है, जो भी आपकी कॉस्ट ज्यादा भी होगी तो वहन कर लेगा। अब उससे क्या हुआ कि जो समग्र स्वास्थ्य की लागत है वो बढ़ गई। अगर भारतीय नागरिक उस समान गुणवत्ता वाली सेवा को प्राप्त करना चाहता है तो वो उस राशि का भुगतान करने में असमर्थ साबित होगा। तो इससे क्या होगा, भारतीय नागरिकों के हितों का हनन होगा कि नहीं होगा। इसके बाद 1995 में जो गैट्स वगैरह आपने पढ़ा होगा ना, WTO, ठीक है, WTO के अंतर्गत तो जो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज है, तो आपको पता है कि LPG वगैरह आया, तो उसके बाद क्या हुआ, क्रॉस बॉर्डर जो भी ट्रेड और सर्विसेज का जो आदान प्रदान चालू हुआ, तो उसके कारण क्या हुआ कि भारत की जो भारतीय नागरिक हैं उनकी तुलना में जो आपके डेवलप्ड कंट्रीज थे, ठीक है ना, उन्होंने उसका लाभ ज्यादा लिया है।
ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए कि यहाँ पर आगे का क्या रास्ता है, तो सीधी बात है इसका तार्किक यूज करना चाहिए और राष्ट्रीय जो डिजिटल डेटाबेस ये जो आपका रिपोजिटरी है उनको जो आपके लोकल लेवल के जो लोग हैं, स्थानिक लोग हैं, है ना, उनके इलाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिसेंट्रलाइज किया जाना चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, बाय जो आपके क्या है सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है ना, और वहां पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि सही अर्थों में जो है हमारे यहाँ स्वास्थ्य की सुविधाएं जो है विकेंद्रीकृत रूप में जो ग्रास रूट लेवल तक जा सके, है ना, एक वंचित वर्ग के जो लोग हैं आपके, जो आपके समाज के विकास के अंतिम पायदान पे खड़े, वो भी उन सुविधाओं का लाभ ले सके। ठीक है, अब इसके बाद बाई इलेक्शन की बात करेंगे तो अभी बीजेपी ने जीत लिया है ना, आजमगढ़ और रामपुर में। ये कंटेक्स्ट है, ये नहीं याद करने की जरूरत है आपको, ठीक है ना। यूपी पीसीएस के लिए स्पेसिफिकली अगर आप जा रहे हैं तो इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो बाई इलेक्शंस की बात करें तो जो 1951 का लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है उसकी जो धारा है 1951 का जो एक्ट है आपका, है ना, ये भी दो है एक्ट आरपीए। कोई बताएगा कि आरपीए जो एक्ट 1951 और 1950 इसके बीच में क्या डिफरेंस है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करिए आप लोग। तो यहां पर जो इसकी धारा 151A है 1951 का जो आरपीए है उसमें यह बोला गया है कि जो आपका इलेक्शन कमीशन है, मान लीजिए कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी आपकी रिक्त हो गई, तो जब वो रिक्त हो गई तो उस डेट से 6 मंथ्स के अंदर वहां पर जो है उसको क्या करना है, उपचुनाव के माध्यम से भरने का आदेश देती, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो स्टेट की आपकी विधानसभा हो, लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं, सेंटर में और स्टेट में दोनों में, ठीक है। बशर्ते उसमें एक आपकी शर्त भी है कि जो रिक्ति है उसके संदर्भ में जो सदस्य की अवधि, जो भी सदस्य आएगा तो उसकी अवधि 1 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। अगर उतने कम टाइम के लिए होगी, मतलब 1 वर्ष से भी कम है तो फिर नहीं कराया जाएगा। जब 1 वर्ष या उससे अधिक की रिक्ति होगी तब कराया जाएगा, ठीक है। वैकेंसी जो होगी 1 ईयर या उससे ज्यादा के टाइम के लिए होगी। बिल्कुल फैक्चुअल चीज है। दूसरी चीज ये कि जो बाय इलेक्शन है वो कैसी चीजों को संदर्भित करता है बताइए आप। तो जो भी आपके निर्वाचित कार्यालय हैं, एकदम से किसी आकस्मिकता के कारण रिक्तता आ गई वहां पर, तो उसको भरने के लिए आयोजित किया जाता है। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं। इसके बाद जो आरपीए 1951 है इसकी जो धारा 149 है, ठीक है ना, वो जो है लोकसभा में, अब 2 है, 149 में लोकसभा में जो रिक्तियां होंगी उसके लिए बाई इलेक्शन का प्रावधान है। 150 में देखेंगे आप तो जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है वहां पर रिक्तियों को बाई इलेक्शन से भरा जाएगा, ठीक है। अब ये जब कोई भी अगर लोकसभा के लिए चुनी गई कोई सीट है, कोई निर्वाचन क्षेत्र आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहां पर रिक्तता हो जाती है, रिक्ति हो गई वहां पर, तो चुनाव आयोग नोटिफिकेशन निकालेगा, नोटिफाई करेगा कि रिक्ति को भरने के लिए जो है हम चुनाव करा सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल सी चीज है। अब अगर कोई जगह होगी जो SC/ST से रिलेटेड है, मतलब SC/ST के लिए कोई रिजर्व सीट है, तो जब भी वहां पर बाई इलेक्शन में किया जाएगा तो उसी कैटेगरी के व्यक्ति को लाया जाएगा। ये तो नॉर्मल सा पॉइंट है ना, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे कि मान लीजिए कि जो आपका जनरल इलेक्शन है ना, वो 1 वर्ष से भी कम समय में होने वाला है ना, मतलब जो आपका मान लीजिए कि कोई जनरल इलेक्शन है ना, वो होने वाला है, उसको सिर्फ 1 साल या 1 साल से कम समय का टाइम बचा हुआ है, तब केंद्र सरकार से जो है वो परामर्श कर सकता है चुनाव आयोग, है ना, और वो ये बोल सकता है कि 6 महीने के भीतर जो है आपका उपचुनाव कराना अगर कठिन है, मुश्किल है, तो फिर उपचुनाव नहीं होते क्योंकि जनरल इलेक्शन तो होने ही वाले हैं, ठीक है। इसके बाद सेक्शन जो आपका 70 है 1951 का ही एक्ट है वो, उसमें बोला गया है कि यदि कोई व्यक्ति संसद का, मान लीजिए कोई सदन हो या राज्य के विधानमंडल का कोई सदन हो, उसमें अगर वो 1 से अधिक सीटों के लिए निर्वाचित होता है तो एक निर्धारित समय सीमा है, अगर उस समय सीमा के भीतर जब तक वो किसी एक सीट से इस्तीफा नहीं देगा तब तक माना जाएगा कि सभी सीटें जो है आपकी खाली है, ठीक है। तो वहां पर सब जो सीटें होंगी उसको वेकेंट माना जाएगा। बिल्कुल कंटेक्चुअल जानकारी, इसको देख जाइएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, किसान संपदा जो योजना है। तो यहाँ पर जो है आपकी खाद्य प्रसंस्करण जो उद्योग मंत्रालय है, ठीक है ना, उसने जो है यहाँ पर कई सारे जो है आवेदन आमंत्रित कर रहा है वो, है ना, उप योजनाओं के लिए। किसके संदर्भ में? जो आपकी किसान संपदा योजना है उसके अंतर्गत जो उप योजनाएं। अब ये कंटेक्स्ट ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमको जानने की जरूरत है कि पहली चीज तो किसान संपदा योजना किससे रिलेटेड है, तो भैया फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर सेक्टर आ गया आपका, ठीक है ना।
अब ये समझिएगा कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी जो उपयोजनाएं उसके अंतर्गत एप्लीकेशन को वहां पर इनवाइट किया है सरकार ने, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये पॉइंट, पहली चीज स्कीम फॉर क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर। तो सीधी बात है, हमारे यहां बुनियादी ढांचे के जो है अभाव है, तो उस बुनियादी ढांचे के निर्माण की योजना जो कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर्स के लिए होगी। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, खाद्य प्रसंस्करण और बचाव संबंधी जो भी आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग है, क्षमताओं के निर्माण के लिए जो एक योजना है ना, ये समझिएगा। जो प्रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, संरक्षण की, बचाव मतलब जो हमारे यहाँ बहुत सारा फूड वेस्टेज हो जाता है ना, बहुत सारा जो कृषि उत्पाद है उसमें जो है आपका खराबी आ जाती है, वेस्टेज हो जाता है, उसके कारण भी तो लॉस होता है। उसके बाद जो है यहाँ पर इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन, वेरी इंपॉर्टेंट, वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, यही तो करते हैं फूड प्रोसेसिंग से, करते क्या है, यही तो करते हैं, मूल्य संवर्धन करते हैं, है ना, कोल्ड स्टोरेज वगैरह की हमारे यहाँ कमी है ही है। उसके बाद आप देखेंगे कि फूड सेफ्टी और क्वालिटी एश्योरेंस जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको भी रेडी करना है, और ऑपरेशन ग्रीन्स के अंतर्गत जो लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन है वो भी करना है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिएगा। अब इसके बारे में, योजना के बारे में देख लेते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, पहली चीज तो ये सेंट्रल सेक्टर है। दो तरीके की स्कीम होती है, एक सेंट्रल सेक्टर होती है और एक सेंट्रल स्पॉन्सर। स्पॉन्सर मतलब कोई रेशियो होता है वहां पर स्टेट और सेंटर के बीच में, जबकि ये तो सेक्टर है। मतलब क्या बताइएगा जरा, ये 100% यहाँ पर फंडिंग होगी क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से? कमेंट बॉक्स में बताया करिए आप लोग, है ना। पहली चीज सेंट्रल सेक्टर है। दूसरी चीज ये कि इसको 2016 में लॉन्च किया गया था, 2016 से 20 की अवधि के लिए। उसके अंतर्गत जो आपका इंटीग्रेटेड मैनर में एकीकृत आयाम पर एक तो समुद्री प्रसंस्करण भी था और एक नॉर्मल भी आपका प्रसंस्करण कृषि के अंतर्गत। मतलब क्या कि कृषि समुद्री प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण का विकास करना एकीकृत मैनर में। ठीक है। इसके बाद 2017 में इसका नाम बदल के संपदा का प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कर दिया गया। कब? 2017 में। अब उसका उद्देश्य क्या होगा इस योजना का? पहली चीज बताइए आप, सीधा सीधा पॉइंट है ना, मूल्य संवर्धन, किसानों की आय को 2 गुना करना। ठीक है। मौजूदा जो खाद्य प्रसंस्करण उपकरण है या जो इक्विपमेंट्स है उसका मॉडर्नाइजेशन करना, टेक्नोलॉजिकल लेवल पे एनहांसमेंट करना, है ना, और वहां पर जो आपकी भंडारण की क्षमताएं हैं उसका उन्नयन करना, यही तो है। उसके बाद जो यहां पर फार्म गेट, कुल मिला के खेत से लेके और रिटेल आउटलेट तक जो भी आपकी पूरी सप्लाई चेन है, आपूर्ति श्रृंखला है, उसका प्रबंधन करना, आज की आधुनिक तकनीकों को संपृक्त करके उस तरीके का आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, ताकि आज के इस कॉम्पिटिटिव जो आपका एनवायरमेंट है वहां पर हमारी भी इंडस्ट्री वहां पर कंपीट कर सके। ठीक। उसके बाद कृषि अपशिष्ट को कम करना, सीधी बात है। वर्थ बढ़ाना, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की कोल्ड चेन बना दिया हम लोगों ने, है ना, तो प्रिजर्व कर सकते हैं ज्यादा टाइम तक। ठीक है ना। तो कृषि अपशिष्ट को कम करना, उसके साथ ही कम करेंगे जब कृषि अपशिष्ट कम हो जाएगा, जब तो जो उत्पाद होगा कृषि से रिलेटेड उसके मूल्य में संवर्धन हो जाएगा। ठीक है। और खरीदारों को भी उचित मूल्य पर जो है उत्कृष्ट खाद्य पदार्थ जो है वो प्रदान किया जा सकेगा। इसके फायदे क्या होंगे? तो सबसे पहले इसमें इस इंडस्ट्री में बहुत सारी जॉब की पॉसिबिलिटीज हैं। पर्टिकुलरली अगर रूरल एरियाज में देखेंगे तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल सकता है, रोजगार सृजन की जो है यहाँ पर संभावनाएं हैं। उसके बाद देश के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में विकास होगा, है ना। उससे क्या होगा? जो किसानों की आय को 2 गुना करना है उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे और किसानों को बेहतर मूल्य प्रदान किया जा सकेगा उनके उत्पाद के लिए। इसके बाद जो एमएसएमई इंटरप्राइजेज है उसको देखेंगे तो इनको जो है ग्लोबल वैल्यू चेन्स के अंतर्गत लाने का जो है उस मुख्य धारा में शामिल करने की बात किया जा रहा है। जो आपकी वैश्विक मूल्य श्रृंखला है जो एमएसएमई इंडस्ट्री उसको, तो उससे रिलेटेड ये आपका क्या है यहाँ पर टॉपिक है। पहली चीज तो ये क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि माइक्रो क्या है ना, मीडियम क्या है आपका, स्मॉल क्या है आपका। ठीक है। तो माइक्रो लेवल के जो आपके इंटरप्राइजेज होते हैं किसको बोला जाता है? तो यहां पर इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो एनुअल टर्नओवर है 1 साल में वो 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इसी को बढ़ाते चले जाएंगे कि जो स्मॉल इंटरप्राइजेज है तो उसमें यह कि जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, प्लांट मशीनरी, है ना, टोटल मिला के तो वो 10 करोड़ तक का हो सकता है, अप टू 10 करोड़। और जो एनुअल टर्नओवर वो 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और मीडियम एंटरप्राइजेस की बात करें तो यहां पर जो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए और एनुअल टर्नओवर जो है आपका 250 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग एक तो कार्यरत हैं यहाँ पर। पहली चीज ये मेनली जो है लेबर इंटेंसिव होता है तो यहाँ पर लोगों को रोजगार ज्यादा मिलता है। ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि एमएसएमई अगर पूरे भारत के ज्योग्राफिकल जो आपका एक्सटेंशन है, जो विस्तार है, एक्सपेंस है, उसके संदर्भ में देखा जाए तो लगभग 63.4 मिलियन यूनिट्स जो है हमारे यहाँ
कार्यरत है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर इसका कंट्रीब्यूशन देखा जाए मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी में 6.11% है ना। जीडीपी जो आपकी सर्विस से रिलेटेड है उसमें 24.63 है, और ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में इसका कंट्रीब्यूशन देखें तो 33.4% है। ये इसकी इंपॉर्टेंस बता रहा है, एक दो डेटा आप अपने पास रख सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि हमारे यहाँ कितने लोगों को रोजगार मिलता है ना, एमएसएमई इंटरप्राइजेस से, तो भैया 110 से 120 मिलियन व्यक्तियों को रोजगार देता है ये, और टोटल एक्सपोर्ट में जो इसका योगदान है 45%, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ये। 45% जो है ओवरऑल एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन किसका है, एमएसएमई का है। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि भारत में ये लगभग 99% जो इंटरप्राइजेस हैं उनको रिप्रेजेंट करता है कौन, एमएसएमई। तो कितना इंपॉर्टेंट है, पहली चीज। दूसरा, जो यहां पर ग्लोबल स्टेटस देखा जाए तो जापान का देखा जाए तो जापान में एमएसएमई जो है लोगों को रोजगार प्रदान करता है, वहां की पॉपुलेशन में 70% लोगों को, और कंट्रीब्यूट करता है वहां के वैल्यू एडिशन में, जो प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन किया जाता है 55%। थाईलैंड की बात करें तो वहां पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है 60.7% इससे, और जो आपका कंट्रीब्यूट करता है वो जीडीपी में वहां पर एमएसएमई 38%। चाइना जो है आपका, वहां पर जो एमएसएमई कंट्रीब्यूट करता है एक्सपोर्ट में लगभग 68%। नॉर्मल सी ये कंपैरेटिव स्टडी है ना, एक आध डेटा अपने पास रख लीजिए, सब लिखने की आवश्यकता नहीं होती है आंसर में, लेकिन जानकारी हमको होना चाहिए विश्लेषण के लिए। अब चैलेंजेस क्या क्या है यहाँ पर, तो सबसे पहले तो फंडिंग की प्रॉब्लम, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर की, क्रेडिट का इशू है, ठीक है ना, ऊपर से जो पैंडेमिक है कोविड-19 उसने जो है फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस में नेगेटिव इंपैक्ट डाला। हमारे यहाँ पहले ही फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस में प्रॉब्लम थी, ठीक है। उसके बाद जो आपका रशिया यूक्रेन का जो आपका वॉर वाली समस्या हुई उसके कारण सप्लाई शॉक है ना, फ्यूल, फूड, फर्टिलाइजर, सबके तो जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है ना। तो उसने आगत बढ़ा दिया, इनपुट बढ़ा दिया, तो ये आपका चुनौती है। दूसरी चीज, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारे यहाँ जो इनफॉर्मेलिटी, अनौपचारिकता है, असंगठित क्षेत्र जो है, और जो अनरजिस्टर्ड, जो आपके अपंजीकृत जो आपके उद्योग है, उनकी उच्च जो है आपकी यहाँ पर क्या है, उपलब्धता के, कुल मिला के ये कि उच्च स्तर की हमारे यहाँ पर इनफॉर्मेलिटी है, अनऑर्गेनाइज्ड है, और अनरजिस्टर्ड आपका नेचर यहाँ पर देखा जाता है इंडस्ट्रीज का। उसके कारण क्या होगा, इसी के कारण, इसी से जुड़ा हुआ है, जब आप अनरजिस्टर्ड है, अनऑर्गेनाइज्ड है, तो उससे क्या होगा कि जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है और एक्सपर्टीज, उसकी एक्सेस क्या हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी या नहीं होगी, है ना, उस तक जो है पहुंच सुनिश्चित नहीं हो पाएगी, ठीक। उसके कारण क्या होगा कि जो ग्लोबल वैल्यू चेन है उस पर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि एमएसएमई के अंतर्गत जो नई टेक्नोलॉजीज हैं उनको भी संपृक्त नहीं किया गया है हमारे यहाँ, जिसको आप इंडस्ट्री 4.0 के रूप में जानते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो गया आपका, ठीक है ना, डेटा साइंस हो गया आपका, बिग डेटा हो गया, हडूप टेक्नोलॉजी हो गया, है ना, बिजनेस प्रोसेस में जिसको यूज किया जाता है, तो इन सब का यूज हमारे यहाँ कम है एमएसएमई के अंतर्गत। उसके बाद हमारे यहाँ जो कॉम्पिटिटिवनेस भी नहीं होगा अगर हम उस टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर रहे हैं तो, और आईपीआर से रिलेटेड भी मुद्दे हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड भी इश्यूज हैं, है ना, वीपो सुना होगा आप लोगों ने, उसी से संदर्भित है। उसके बाद एनर्जी इनएफिशिएंसी, है ना, उसके कारण जो है कॉस्ट भी ज्यादा होती है, रिसोर्सेज का वेस्ट है, यहाँ पर मैन पावर जो है वो आपकी अप टू डेट नहीं है, इसके कारण उत्पादकता कम हो जाती है, ठीक है ना, और उत्पादों का जो आपका विपणन चैनल है और उनका जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो भी आपका अप टू द मार्क नहीं है, उसके कारण जो है बाजार तक उनकी पहुंच भी सीमित हो जाती है। ये सब पॉइंट्स बिल्कुल सिंपल है, आप रुक के समझेंगे और उसको सोचेंगे, अपने आप पॉइंट्स निकल आएंगे, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, तो बहुत सारे उठाए हैं। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस प्रोग्राम है जो कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाएगा। उसके बाद जो यहाँ पर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 का इंट्रोड्यूस किया गया, है ना, ताकि जो है आपको एमएसएमई के शीघ्र निगमीकरण को बढ़ावा दिया जा सके। उसके बाद सिडबी के द्वारा जो है उद्यमी मित्र पोर्टल लॉन्च किया गया ताकि क्रेडिट को एक्सेस किया जा सके, ठीक है। सार्वजनिक जो आपकी खरीद होती है उसके उस पर जो है आपकी निगरानी करने के लिए कि उसका क्रियान्वयन जो है वो अप्रोप्रिएट मैनर में किया जा रहा है, सही चीज सही संदर्भों में किया जा रहा है, कोई वहां पर लैक तो नहीं है, कोई वहां पर जो है भ्रष्टाचार तो नहीं है, तो उसके लिए जो है आपका क्या किया गया है, एमएसएमई संबंध को बनाया गया है मॉनिटर करने के लिए। उसके बाद एमएसएमई समाधान है,
ठीक है ना, जहां पर मान लीजिए गवर्नमेंट अगर कोई पेमेंट कर रही है और उसमें डिले हो जाता है तो डायरेक्टली केस वहां पर रजिस्टर किया जा सकता है समाधान में, ताकि जो भी विलंब हो रहा है भुगतान में उसको खत्म किया जा सके और जल्द से जल्द वहां पर पेमेंट कराई जा सके। इसके बाद आप देखेंगे कि स्फूर्ति योजना आपको याद होगा, इसमें ये रीवैम्प्ड स्कीम है, फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। तो सीधी बात है, जो परंपरागत कारीगर है, पारंपरिक जो हमारा उद्योग है उसको पुनर्जीवित करने के लिए, उसके पुनर्जनन के लिए जो है वहां पर हेल्प करना, दोनों ही आयामों पर। पहली चीज तो उनको फंडिंग की आवश्यकता है, फिर आज के दौर में जो आज की तकनीकी है उनको उसमें कैसे संपृक्त करके ऐड करके वहां पर उस उद्योग के आज के बाजार में उद्योगों से प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम बनाना। ठीक है, तो जो ट्रेडिशनल हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज हैं उसको भी समकालीन संदर्भों में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि वहां के कारीगर और जो भी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में इंडल्ज हैं, है ना, वो जो है आज के संदर्भ में ग्रो कर सके। इसलिए ये जो है आपकी स्फूर्ति स्कीम लाई गई थी। उसके बाद आप देखेंगे एस्पायर योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है। इससे प्रमोट करना है इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्रीज और इंटरप्रेन्योरशिप। समझ आए आप, रूरल क्षेत्र में इनोवेशन, ठीक है, इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए, ताकि वहां पर बेरोजगारी कम की जा सके और नए जो रोजगार है उसका सृजन किया जा सके। इसके अलावा क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम है, ताकि जो भी एमएसएमई सेक्टर के अंतर्गत इंडस्ट्रीज है उनको टेक्नोलॉजिकल लेवल पे अपग्रेडेशन करना है अगर, है ना, तो उसके लिए ये आपका क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम लाई गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्लास्टिक पॉल्यूशन से रिलेटेड है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश 1 जुलाई से जो है इसकी खरीद करेगा। कुल मिला के ऐसा है कि जो भी आपके वेस्टेज वगैरह तो ये बोलेंगे स्कूल कॉलेज में आप लाके उसको बेचिए और 75 रुपए जो है पर केजी के हिसाब से हम आपको उसका पैसा देंगे, तो लोग मोटिवेशन लोगों को मिलेगा और सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज खत्म किया जा सकेगा। उसको गवर्नमेंट ले लेगी, उसका यूज करेगी सड़क वड़क बनाने में जो कोल तार वगैरह में यूज होता है। ये इसका पूरा क्रक्स है इस टॉपिक का, बाकी देख लेते हैं हम लोग। तो 3 पॉइंट क्या है, यहाँ पर सेंटर ने डिसाइड किया, केंद्र ने, हमारी केंद्र सरकार ने, कि भैया जो सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज करते हैं चाहे बॉटल में चाहे किसी चीज को पैकेजिंग वगैरह में, तो 1 जुलाई से उसको बैन किया जा रहा है ना। इसी संदर्भ में हिमाचल प्रदेश ने बोला है कि भैया बाई बैक स्कीम लाया कि स्कूल कॉलेज के जो लोग हैं वो लाके यहाँ पर जमा कर सकते हैं और पैसे ले जा सकते हैं। ठीक है ना, इससे एनवायरमेंटल जो एस्पेक्ट है उस पर प्रिजर्वेशन किया जा सकेगा, मतलब पर्यावरणीय संरक्षण किया जा सकेगा और पर्यावरणीय जो प्रदूषण है उसको रोका जा सकेगा। तो कहीं ना कहीं ये सतत विकास को क्या करेगा, उसको मूर्त रूप में यहां पर स्थापित करेगा। ठीक है, तो यहां पर जो स्कूल कॉलेज में लाके जो भी लोग बेचेंगे, यहां पर जो वापस करेंगे बाय बैक जो आपकी स्कीम है हिमाचल प्रदेश की, तो वहां पर 75 रुपए पर केजी के हिसाब से गवर्नमेंट उनको पे करेगी। तो एक तरीके से क्या है ये बताइए जरा, ये एक तरीके से आपका मोटिवेशन है, इंसेंटिव हो गया, है ना। अब ये जो प्लास्टिक का यूज किया जाएगा वो बिटुमेन में किया जाएगा, जो रोड वगैरह को बनाने में यूज किया जाता है राज्य स्तर पर। ठीक है, अब यहाँ पर जो है केंद्र ने जो भी सिंगल यूज प्लास्टिक की जो भी वस्तुएं हैं उनकी एक सूची बना दी है, उसको डिफाइन किया, बोला है कि भैया 1 जुलाई 2022 से ये सब बैन हो जाएगा। अब जो सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज वगैरह होता है तो पैकेजिंग में होता है हर जगह, आप देखते होंगे, ठीक है ना। और जो आपकी बोतल है, शैम्पू है, डिटर्जेंट है, जो भी आपके इससे रिलेटेड आपकी जो चीजें आती कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड, है ना, तो कॉफी है, जितनी चीजें हैं आप उनकी पैकेजिंग देखेंगे तो मैक्सिमम चीजों का जो आपका पैकेजिंग वगैरह होता है वो प्लास्टिक में किया जाता है। उसको निर्मित और उपयोग किए जाने के लिए प्लास्टिक का बहुत सारा यूज किया जाता है ना, ये बता रहे हैं। तो सिंगल यूज प्लास्टिक का बहुत ज्यादा यूज है भारत में, आप देखेंगे, है ना, क्योंकि वो इजी पड़ता है। ठीक है, इसके बाद मिंडेरू जो फाउंडेशन है उसकी 2021 की एक रिपोर्ट है, उसमें ये बताया गया है जो वर्ल्ड लेवल पे वैश्विक स्तर पर जो प्लास्टिक का टोटल जो उत्पादन है उसमें 1/3 जो आपका यूज होता है वो सिंगल यूज प्लास्टिक है। ठीक है, और उसमें 98% जो है वो आपका फॉसिल फ्यूल से निर्मित होता है। अब प्लास्टिक जो है 2050 तक ये बताया जा रहा है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है उसमें जो कंट्रीब्यूशन उसका 5 से 10% वो और ऐड कर देगा उसमें। ठीक है ना, ये बहुत बड़ा हमारे लिए पॉइंट हो गया। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर पूरे वर्ल्ड के लेवल पे बता रहे वैश्विक स्तर पे कि सबसे ज्यादा यूज कहां पर होता है सिंगल यूज जो आपका प्लास्टिक है, तो ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर में होता है ना, वो टॉप आपके सिंगल यूज प्लास्टिक यूजर्स है। भारत की रैंकिंग यहाँ पर 94th है पोजीशन में। ठीक है ना, सिंगल यूज प्लास्टिक यूज की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब ये जो है आपका पर कैपिटा जो है हमारे यहाँ 4 किलोग्राम पर ईयर जो है एक व्यक्ति यूज करता है, ऐसा बोला जा रहा है। 2002 में बांग्लादेश ऐसा विश्व का पहला देश था जिसने प्लास्टिक बैग्स जो आपकी पतली होती है ना थैलियां, उसको बैन कर दिया था।
अब हार्मफुल इफेक्ट क्या है? तो सबसे पहली चीज तो ये कि वाटर बॉडी में मिलके आपका वाटर लॉगिंग वगैरह करता है, तो वहां पर जल भराव हो जाता है, बाढ़ भी आ सकती है, पाइप और नालियों को ड्रेनेज सिस्टम पर भी नेगेटिव इंपैक्ट डालता है, वहां पर भी वाटर लॉगिंग कर सकता है ये, ठीक है ना। तो और उसके अलावा आप देखेंगे जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, है ना, और जो मॉस्किटोज होते हैं, उनके लिए ये आपका एक तरीके से प्रजनन स्थल के रूप में कार्य करता है, तो ये वहां से भी हेल्थ पर नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा, है ना। जो आपके क्या होंगी, जो आपकी संचारित होने वाली जो आपकी क्या है बीमारियां हैं, उनको ये क्या करेगा, वहां पर बढ़ा सकता है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये मिट्टी की उर्वरता को कम करेगा, जब सॉइल में मिल जाएगा, पानी में मिल जाएगी तो पानी पर जो पानी के अंतर्गत ऋणात्मक प्रभाव डालेगी, मिट्टी में मिल गई तो मिट्टी की फर्टिलिटी को कम कर रही, क्योंकि इसका केमिकल कंपोजिशन ऐसा होता है, ठीक है ना, और ये डिग्रेड करेगी अल्टीमेटली सॉइल की क्वालिटी को, ठीक है। अब मान लीजिए आपने दिल्ली के बारे में बहुत बार न्यूज भी सुना होगा कि गायों ने जो है वो कोई चीज खा रही है, घर से कचरा फेंके और इस तरीके की थिन पतली में फेंक दिए, है ना, पतली पन्नी में, है ना, वो मिलती भी है मार्केट में ब्लैक कलर की, तो उसी में कचरा फेंकते हैं। आप कचरा फेंक दिए तो उसमें कुछ खाने की चीज है, तो किसी जानवर ने खाया तो उसकी आंत में वो फंस गया, तो पेट और आंतों से संबंधित जो भी आपके बीमारियां हैं वो उससे हो जाती है, जानवरों को दम घुटने से मौत भी हो जाती है। यही सेम चीज जो है आपका समुद्री क्षेत्र में भी होता है ना, जो आपके समुद्री जीव है जब उनको खाते हैं तो उनको भी सफोकेशन होता है और उनके डेथ का भी कारण बनता है। अब सीधी बात है कि जब डायरेक्टली इनको वाटर बॉडी में फेंका जाता है तो इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है ना वाटर की, उस पर जो है ये नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा, और अगर वृहद स्तर पर, वृहद पैमाने पर देखें तो इसके बहुत ज्यादा हजार्डस जो है इंपैक्ट देखे जाते हैं। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे हम लोग, और नेक्स्ट जो फेज है हमारा वो एमसीक्यू से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ना, बिग थ्री कैट्स के संदर्भ में आपका फेमस है, ठीक है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में स्टेटमेंट दिया गया, बताना कौन सा टू है। तो पहला ये कि ये सिचुएटेड है असम में, दूसरा ये कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया 1985 में, और उसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि जो एक सींग वाले गेंडे हैं उनकी सबसे बड़ी आबादी जो यहीं पर पाई जाती है, और ये आपका टाइगर रिजर्व भी है। तो चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है ना, और इसका आंसर आपका सही पूछा गया था, इसलिए ऑल ऑफ द अबव ए हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये काजीरंगा के बारे में सारी चीजें जो है आप लोग नोट डाउन करके 10-12 पॉइंट ही बनेंगे एक पेपर पे, जो है आप उसको नोट्स में मेंटेन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है हमेशा के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यहां पर क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि गलत विकल्प का चयन करना है, जो भी नीचे दिए गए हैं। तो पहला ये कि ओपन डिफिकेशन जो आपका फ्री सर्टिफिकेट है वो कब दिया जाता है, जब कोई भी सिंगल पर्सन भी वहां पर ना पाया गया हो खुले में शौच करते हुए, तब उसको जो है इस तरीके का जो है सर्टिफिकेट दिया जाता है। बिल्कुल ठीक है पहला स्टेटमेंट। दूसरा ये कि ओडीएफ प्लस सर्टिफिकेट कब दिया जाता है, प्लस का मतलब कम्युनिटी से है, जब सभी सामुदायिक और जो सार्वजनिक शौचालय जो है कार्यरत हो, फंक्शनल हो, और उनको मेंटेन भी ठीक से किया जा रहा हो, उनका रखरखाव भी ठीक से किया गया हो, तब दिया जाता है। बिल्कुल ठीक है। और ओडीएफ डबल प्लस जो सर्टिफिकेट है वो कब दिया जाता है, तो तब दिया जाता है जब टॉयलेट्स का जो आपका वहां पर प्रबंधन है ना, चाहे कीचड़ और सेप्टेज वाले जो आपके शौचालय हैं उनका सुरक्षित प्रबंधन और उपचार किया जाता है, तब ये ओडीएफ प्लस प्लस सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, और इसमें पूछा जा रहा है कि गलत कौन सा है, तो कोई भी गलत नहीं है, नन ऑफ द अबव हो जाएगा इसका आंसर। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।